बॉडी के बाहर करते हैं, ठीक है। जो भी हम इनहेल करते हैं उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है या मान लीजिए कुछ वाष्प रहती है, तो इन सबको जो बाहर करते हैं वो हमारे लंग्स होते हैं। तो लंग्स भी एक उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। सेकंड होती है स्किन। स्किन में जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो पसीने के रूप में हमारे जो अनवांटेड सॉल्ट्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, ये सब चीजें हम स्वेटिंग के साथ बॉडी के बाहर कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो स्किन है इसको भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है। तो लंग से हम जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल वाष्प होती है, वो सब बाहर आती है। स्किन से हमारे अमोनिया, यूरिया और उसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो पसीने के रूप में हमारे स्किन से बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बचता है वो हमारे शरीर से आहार नाल के थ्रू बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें रीनल सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रीनल सिस्टम होता है आपकी किडनी, और उससे ये दो ट्यूब आपको निकली हुई दिख रही हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथा, ये इनको मिला के रीनल सिस्टम बनता है। और जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ब्लड को पूरा छान के और उसमें से जितने भी आपके लिए हार्मफुल मटेरियल है उसको यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। किडनी की पोजीशंस क्या होती हैं? किडनी की जो पोजीशन होती है वो आपने स्पाइनल कार्ड पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था। थोरेसिक उसमें रीजन होता है, सबसे ऊपर कौन सा होता है? सर्वाइकल। फिर नेक्स्ट आता है थोरेसिक। थोरेसिक 12 होते हैं। तो जो लास्ट थोरेसिक होता है उससे लेके लंबर थर्ड तक, मतलब T12, L1, L2, L3, ये 4 जो आपकी वर्टिब्रास होती हैं, इनके दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में एक एक किडनी होती है। जो कि राइट साइड में आपका जो लंग्स होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट साइड में आपके लंग्स का आकार छोटा होता है। तो इसीलिए हमेशा आपकी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है कंपैरेटिवली लेफ्ट। क्लियर हुआ? अब ये जो किडनी होती है ये लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 इसकी चौड़ाई होती है और लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। तो इस तरह से इसका जो साइज होता है वो 11 इंटू 6 इंटू 3 हो जाता है। और ये जो किडनी होती है इसमें आप देखिए एक ऐसा, ये बिल्कुल जैसे एक सेम का बीज होता है, सभी ने देखा होगा, है ना? उसके शेप की होती है। ये आपको एक पूरा ऐसा सर्किल, हाफ सर्किल जैसा दिख रहा है और यहां से एक ऐसा गड्ढा दिख रहा है, ये हाइलम होता है। और यहीं से जो यूरेटर, यहीं से आपकी ब्लड वेन्स, यहीं से नर्व, सारी चीजें इस हाइलम से ही निकलती हैं, ठीक है। और जब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा था तो ये किडनी के जस्ट ऊपर इस एरिया पर एक कैप शेप क्या थी? एड्रिनल ग्लैंड। तो ये एक जनरल रीनल सिस्टम का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम में क्या क्या होता है? किडनीज हैं 2। ये किडनी के ऊपर देखिए ये कैप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ये एड्रिनल ग्लैंड है। इन किडनी के हाइलम पोर्शन से 2 ट्यूब्स निकले हुए हैं, ये दोनों ट्यूब इसमें अधिक क्लियर दिख रहे हैं। ये ट्यूब क्या है? यूरेटर। और इनका काम क्या रहता है कि किडनी में जो यूरिन क्रिएट होती है
इन ट्यूब के थ्रू ये कहाँ आ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में, और इस ब्लैडर में ये यूरिन ड्रॉप ड्रॉप करके एक कलेक्ट होती जाती है, और जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तब हमको यूरिन पास आउट करने का इमोशंस या भाव आता है, और हम ये जो यूरेथ्रा होता है इसके थ्रू यूरिन को बॉडी के बाहर पास आउट कर देते हैं। क्लियर हुआ सभी को? इतना सेम पेज पे हैं सभी? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, है ना। ये जो है किडनी को ब्लड कैसे सप्लाई होता है, तो ये जो आपको दो हाइलम में जाती हुई एक ब्लू और एक रेड, दो ये जो आर्टरीज दिख रही हैं, एक रीनल वेन है और एक रीनल आर्टरीज है। तो आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये रीनल वेन से जो इम्प्योर ब्लड होता है किडनी से वो वापस हार्ट की ओर जाता है, और जो रीनल आर्टरीज होती है इससे प्योर ब्लड किडनी की ओर जाता है। ठीक है, यहां से इम्प्योर ब्लड ब्लू वाले से और प्योर ब्लड आर्टरीज से ये किडनी में सप्लाई करती है। और ये जो किडनी का ये वाला पूरा पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, या यहाँ पर एक यूनिट होती है, ऐसा कह सकते हैं हम। उस यूनिट को हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्लियर हुआ? तो किडनी में ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये बहुत अधिक संख्या में होते हैं, और इनकी लगभग 10 लाख नेफ्रॉन ये एक किडनी में होते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर हम बस इतना समझ लें कि जो हमारे दो ब्लड वेसल होते हैं, एक होता है रीनल, किडनी को रीनल कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको रीनल सिस्टम कह रहे हैं। उसकी वेन क्या कहलाएगी, रीनल। रीनल नाम है मतलब वो किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। सो जो वेन है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड। जब आपका सर्कुलेशन सिस्टम आएगा तो ये बताया जाएगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझ लें। और जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को ले जाती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसीलिए पिक्चर में जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा रेड कलर की दिखाई जाती हैं, और चूंकि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो ये हमेशा ब्लू दिखाई जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अपने पेपर पेन रखिए, उस पर नोट करके रखते जाइए कि लास्ट में हम उसको ले लेंगे। अब देखिए किडनी का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है पूरा। ये जो बाहर वाला भाग होता है, दिख रहा है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। हालांकि आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। ये जो ऐसा पैच नॉच होता है इसको हमने हाइलम बोला था, और ये रीनल आर्टरीज यहाँ से जा रही है और रीनल वेन यहाँ, ये आपको दोनों दिख रही हैं। इसके बीच वाले हिस्सा को बोलते हैं रीनल पेल्विस और मेडुला। ये तीन पार्ट से मिलके बनता है, लेकिन इसको आप बस समझ लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसको क्लियर रखिए, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं आएगा आपको। आपको बस इतना आ सकता है कि भाई ब्लड कौन से वेन सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ बताया था कि इसका एक पोर्शन नेफ्रॉन यूनिट्स होती हैं किडनी के अंदर, किस पार्ट में, जहां पर ये बीच वाला पार्ट था, और इसकी एक यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। और हर एक यूनिट क्या काम करती है, यूरिन को बनाने का, ठीक है, या कलेक्ट करने का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कप जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये कप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है एंड में, इसको कहते हैं वोमन कैप्सूल। यहाँ पर एक साइड से ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं वो आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ पर ये पूरा ब्लड छनता है, और छनने के बाद इस कैप्सूल में ये ब्लड का जो एक्सेस पार्ट होता है, जो ऐसा पार्ट होता है कि उपयोगी नहीं है, वो पार्ट इस कैप्सूल में भर जाता है। और ये जो कैप्सूल से ये जुड़ी ये डक्ट है,
इसके थ्रू ये यूरिन फॉर्म में आता हुआ यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और रेस्ट ब्लड जो प्योर हो चुका है वो वापस यहाँ से चला जाता है। तो ये एक नेफ्रॉन का काम होता है। तो मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि नेफ्रॉन एक यूरिन बनाने की एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, हर एक नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन कितने हो सकते हैं? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को? मैम ये जो कप से रेड लाइन जा रही है नीचे वेन हमारी, तो मैम ये नीचे कलर चेंज हो रहा है इसका, पर्पल और ब्लू, ये क्या चीज है? हाँ, ये हमारी वेन है है ना। ये वापस वेन में जाता है ब्लड, फिर यहाँ से हार्ट में जाता है। तो ठीक है। मैम ये तो प्योर ब्लड आ रहा है ना, जो रेड कलर से निकल रहा है हमारा कैप्सूल से? हाँ, ये प्योर ब्लड है, लेकिन ये बीच में चूंकि ये प्योर ब्लड कैसा है, ये ऑक्सीजनेटेड नहीं है। ये प्योर ब्लड है, लेकिन इसमें जो टॉक्सिन्स थे वो प्योर हो गए हैं। तो इसको ओके। ऑक्सीजनेटेड तो करना पड़ेगा ना। ब्लड में ऑक्सीजन तो सिर्फ लंग्स से ही आ सकती ना, और तो कहीं से आती नहीं है। ठीक है ना। तो वेन्स ब्लड को लंग्स की ओर ले जाती हैं। यहाँ पर बात प्योर अप्योर की नहीं होती है, इम्प्योर की नहीं होती, यहाँ पर बात होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। एक हमारी ये डीऑक्सीनेटेड लंग्स में चली गई, ब्लू कलर वाली। हाँ, ये लंग्स में जाएगी। तो हम्म यहाँ से फिर से ये ब्लड ऑक्सीजन लंग्स में, चूंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम्म है ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये यहाँ से फिर से ब्लड को ले जाएगा लंग्स में, लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फिर पूरे शरीर में सप्लाई होगा। तो ये जो सर्किल है ये चलता ही रहता है ना, ये रुकता नहीं है सर्किल कभी भी, ये कंटिन्यूशन में, क्योंकि हमारा हार्ट तो लगातार पंप कर रहा है ना। तो ये चीजें और मैम ये पर्पल वाली एक और ये है, ये भी निकल रही है इसमें से ही? ये इसी के ब्रांच है, ये सब ब्रांच इससे मिलके ये मेन है। यहाँ से फिर ब्लू, ये पर्पल और रीनल रेड है, तीन। ये रीनल वेन है ना। मेन रहती है, फिर उसकी और ब्रांच होती है, फिर उसकी और ब्रांच होती है। ओके। ठीक है। तो इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, जो सबसे फाइन ब्रांच होती हैं इनको कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब ये यस। किडनी के काम क्या क्या रहते हैं? तो सबसे पहला काम तो क्या हो गया कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म हुआ और उसके जो लास्ट प्रोडक्ट बने, जैसे वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चूंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये सब हमारी किडनी से बाहर निकालने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी का मेन काम है। और उसके साथ कुछ जैसे शरीर के लिए मान लो हानिकारक कोई टॉक्सिन है या कोई केमिकल है, तो उनको भी ये किडनी ब्लड में से छान के और हमारी बॉडी के बाहर कर देती है। फिर हमारे पूरे शरीर में जल और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में बना के रखते हैं। पूरे शरीर में इसमें जो ब्लड में कितना वाटर होना चाहिए क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को फिक्स बनाए रखती है किडनी। इसके बाद में जो और भी इसका केमिकल कंपोजिशन होता है ब्लड का, उसको मेंटेन किडनी रखती है। बेस एल्कलाइन को बैलेंस करके रखती है किडनी। और हमारे बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है फ्लूइड का, जिसके कारण वो मेम्ब्रेन से आर पार होता है फ्लूइड, उस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड को ये मेंटेन रखती है किडनी। और ये ब्लड प्रेशर को भी काफी कुछ इसका हाथ रहता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलाइज करने के लिए। इसीलिए जब हाई बीपी किसी को होता है ना, तो उसको कुछ ऐसे मेडिसिन भी दिए जाते हैं कि वो बार बार यूरिन जाए, जिससे उनकी बॉडी में जो सोडियम की अधिकता हो गई है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाती है, और उनका जो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये हमने यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमने यहाँ पर देखा था कि एक ये वोमन कैप्सूल होता है। क्लियर हुआ? जो आप उस समय पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, ब्लू कैसे हो रहा है वो, है ना, ये उसका डिटेल डायग्राम है। यहाँ से ब्लड आया, ये इधर से अंदर गया, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं इस कैप्सूल के अंदर। तो यहाँ से ब्लड छना,
ये एक तरह से छन्नी का काम करता है ये पूरा हिस्सा, और ब्लड छन के जो ब्लड के वेस्ट है वो इस ये 1 2 इसमें आ गए, और यहाँ से ब्लड आगे गया और फिर यहाँ पर ये वेन्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होने के लिए रीनल वेन के थ्रू लंग्स में चला गया। यहाँ से ये जो छना हुआ मटेरियल है, जो हमारे विषाक्त पदार्थ थे या जो एक्सेस केमिकल्स थे, वो सब ये किडनी से आगे जाके जो हमारी यूरिन ट्यूब है या जिसको यूरेटर कहते हैं, उस ट्यूब से होते हुए ये ब्लैडर में आ गए, यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ से हमने बॉडी से बाहर कर दी। अभी क्लियर हो गया? यस मैम। है ना? तो इस तरह से ये यूरिन बनता है और इस हमारी बॉडी से ये बाहर हो जाता है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो भी हमारे पेल्विक रीजन के बीचों बीच में एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो दोनों नलियां आती हैं, ये यहाँ से जो यूरिन कलेक्ट होके आती है, तो ये हिस्सा हमारा पेल्विक का हिस्सा है, ठीक है, कमर का हिस्सा। इन नलियों से ड्रॉप ड्रॉप यूरिन यहाँ पर इकट्ठी कलेक्ट होती जाती है, और लास्ट में जब ऐसा होता है कि ये पूरी तरह से फुल हो गया है, तो ये हमारा इंडिकेशन कहाँ तक जाता है, हमारी स्पाइनल कार्ड तक, और वहां से इंडिकेशन आता है, और ये यूरिन यूरेथ्रा के आसपास जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं, फैलती हैं, और ये यूरिन बॉडी के बाहर पास आउट हो जाती है। इस तरह से ये पूरा यूरिन बनने का और बॉडी से बाहर जाने का मैकेनिज्म होता है। अब यूरिन में रहता क्या क्या है? यूरिन में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों सब मटेरियल होते हैं। इसमें कुछ क्लोराइड, सल्फेट, कुछ कैल्शियम भी होता है जो गट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। फॉस्फेट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, एथेरियल सल्फेट और यूरोबिलिनोजेन, ये सारे केमिकल्स होते हैं जो कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। इसके अलावा कुछ अगर केमिकल, और जैसे हम यूरिन टेस्ट कराते हैं ना, आप सभी को इससे परिचित होंगे, तो उसमें यदि जैसे अमोनिया, जिसको एल्बुमिन कहते हैं, ग्लूकोज, एसीटोन, पित्त, क्रस्टर, ऐसा अगर कुछ भी आता है, या ब्लड सेल्स, तब वो किसी बीमारी का इंडिकेशन होता है। उससे वो डायग्नोसिस करते हैं कि आपको किस तरह की कौन सी बीमारी हुई है। जैसे क्रेटिनाइन अगर ज्यादा आता है, जैसे इसका एक पार्ट है, ये एक फिक्स रेशो होगा, है ना, ये लगभग 1 तक माना जाता है कि नॉर्मल है। अगर 1 से ऊपर चला जाता है तो फिर ऐसा मानते हैं कि किडनी में आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो इन्फेक्शन है, या वहां पर स्वेलिंग है, या वो खराब हो रही। तो इन सब का एक फिक्स स्केल होता है कि ये कितने % होते हैं या कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो अगर ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल का रेशियो चेंज होता है, क्वांटिटी चेंज होती है, तब भी वो इंडिकेशन करता है कि आपको किडनी से या एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। या फिर जैसे आपको बताया कि प्रोटीन, ग्लूकोज, एसीटोन, ब्लड सेल्स, ये सब चीजें भी अगर आती हैं तो भी वो इंडिकेशन करता है कि आपको कोई ना कोई इस सिस्टम में प्रॉब्लम है। यूरिनेशन की आप मैकेनिज्म ना समझे, बस इतना समझ लें कि लगभग कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 450 ml जो है यूरिनेशन आवश्यक होता है। और अगर हम एक बहुत अच्छी तरह से अपनी किडनी को हेल्दी वे में रखना चाहते हैं तो हमको कम से कम 1000 से 1800 ml तक यूरिन पर डे पास होनी चाहिए। और जब भी हम यूरिन पास करते हैं तो उसको कहते हैं यूरिनेशन, या इसको मूत्र त्याग भी कहते हैं। और लगभग 150 से लेकर 180 लीटर पानी हमारे पूरे इस
किडनी से फिल्टर होता है पर डे, और लगभग हमको 1 से 1.5 लीटर यूरिन हमारी एक दिन में यूरिनेशन होना चाहिए, और बाकी का जो बचा हुआ रहता है पानी वो फिर से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये पूरा आपका यूरिनरी सिस्टम है। अब इसकी हम कुछ डिजीज देख लेते हैं। ये चूंकि एक्सक्रीटरी में तो नहीं आएगी, ये डाइजेशन से है, बट आपको डाइजेशन सिस्टम है नहीं इसलिए मैंने इसको इसमें रख लिया है। फ्लैटुएंस, इंडाइजेशन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और सबसे बड़ा एक ये होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें किडनी के अंदर बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे इस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं। और ये एक जो डायग्राम है, ये चूंकि आजकल इंडियन टॉयलेट्स बहुत कम होते हैं तो वेस्टर्न के लिए है, तो इसमें ये बताया गया है कि आपके जो थाई जॉइंट का एंगल है ये लगभग 60% पे होना चाहिए। मतलब आपके पैर जब आप किसी छोटे से स्टूल पर ऊपर उठा के रखेंगे तभी ये एंगल बनेगा, और जब ये 60 डिग्री का एंगल होता है तभी आपका जो रेक्टम होता है वो पूरी तरह से फ्री हो पाता है। तो जो भी वेस्टर्न यूज करते हैं वो कोशिश करें कि अपने पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल जरूर रखें जिससे आपके घुटने थोड़े से ऊपर की ओर उठे हुए हों और आपका रेक्टम एनस की तरफ आके और पूरी तरह से खुल पाए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बहुत डिटेल में नहीं लेंगे, लेकिन इसमें बस आप इतना समझ लीजिए कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। फीमेल जो होता है इसमें ओवरी होती हैं, ओवरी से लगे हुए 2 ट्यूब होते हैं जो यूटेरस में खुलते हैं, इनको फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। ओवरी से एग क्रिएट होता है जो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूटेरस में आता है, और ये यूटेरस का जो बिल्कुल बाहर का माउथ है ये सर्विक्स कहलाता है, और ये सर्विक्स वेजाइना के थ्रू शरीर के बाहर खुलता है। और मेल जो रिप्रोडक्टिव होते हैं तो इसमें टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस इनके जेनाइटल ग्लैंड्स होती हैं या गोनेड ग्लैंड्स होती हैं, और यहाँ पर जो ब्लैडर होता है ये इस तरह से ब्लैडर होता है जो कि प्रोस्टेट और इससे होता हुआ यूरेथ्रा के थ्रू इसके यूरिन को बाहर करता है। फीमेल में यूरेथ्रा और वेजाइना के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए अलग अलग ओपनिंग होती है, लेकिन मेल में जो स्पर्म के लिए है और यूरिन के लिए एक ही ओपनिंग होती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। तो चूंकि रिप्रोडक्टिव हम बहुत डिटेल में नहीं ले रहे हैं तो आप इतना ही समझ लीजिए। अब अगर